हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आइए सुनजन स्टडी में आप लोग का वेलकम है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चीन की सभ्यता। क्या है? चीन की सभ्यता। तो यहाँ पे आइए, चीन की सभ्यता में पहला पॉइंट हम देखते हैं जो कि इस प्रकार है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो उसे फुल वॉच जरूर करें, क्योंकि ये सभी सभ्यताएं आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो आइए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम अपने आगे पॉइंट की ओर आते हैं। होंगो नदी की घाटी में प्राचीन चीन की सभ्यता का विकास हुआ था। चीन की सभ्यता का विकास किस नदी की घाटी में हुआ था? होंगो। यह स्थान चीन के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। किस क्षेत्र में है? चीन के उत्तर दिशा में स्थित है। यह क्षेत्र विश्व के 7 अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। यानी जितने भी देश हैं सभी देशों में से यहाँ जो क्षेत्र है ये बहुत ही उपजाऊ है, जिसे चीन का विशाल मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीन का विशाल मैदान। होंगो नदी को पीली नदी भी कहते हैं। होंगो नदी का दूसरा नाम पीली नदी भी है। इसलिए चीन की प्राथमिक सभ्यता को पीली नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीली नदी घाटी सभ्यता भी इसे हम कह सकते हैं और लोग वहाँ कहते भी हैं। इस दौरान चीन में वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण उन्नति हुई। कागज एवं छपाई का आविष्कार चीन की देन है। किसकी देन है? कागज एवं छपाई का आविष्कार चीन की देन है। भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र सिस्मोग्राफ का आविष्कार चीन वासियों ने नहीं किया था। होंगडी ने लगभग 2700 ईसा पूर्व की पत्नी ली जू ने पहल चीनी लोगों को रेशम के कीड़ों का पालन सिखाया था। रेशम के हल्के वस्त्रों का निर्माण एवं प्रयोग सर्वप्रथम चीन में ही हुआ था। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। कागज एवं छपाई का आविष्कार चीन की देन है। भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र सिस्मोग्राफ का आविष्कार चीन वासियों ने नहीं किया था। याद रखिएगा, नहीं किया था। होंगटी यानी लगभग 2700 ईसा पूर्व होंगटी की पत्नी लीजू ने पहल चीनी लोगों को रेशम के कीड़ों का पालन सिखाया। रेशम के हल्के वस्त्रों का निर्माण एवं प्रयोग सर्वप्रथम चीन में ही हुआ। कहाँ हुआ था? चीन में ही हुआ था। सी होंगटी ने लगभग 247 ईसा पूर्व ने समस्त चीन को एक राजनीतिक सूत्र में आबद्ध किया। क्या था? सी होंगटी ने एक राजनीतिक सूत्र में इसे सभी को आबद्ध किया था। चीन वंश के नाम पर ही पूरे भारत का नाम चीन पड़ा था। क्या पड़ा था? चीन वंश के राजा को बोंग कहा जाता था। महाराजा को क्या कहा जाता था? बोंग। चीन में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व दार्शनिक चिंतन का उद्भव हुआ। क्या हुआ? चीन में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व दार्शनिक चिंतन का भी उद्भव हुआ। दार्शनिक कन्फ्यूशियस होते 551 ईसा पूर्व से 479 ईसा पूर्व को कुंग जू या ऋषि कुंज के नाम से भी संबोधित किया जाता है। पुच्छल तारा सर्वप्रथम चीन में 240 ईस्वी में देखा गया था। सबसे पहले पुच्छल तारा को कहाँ देखा गया था? चीन में 240 ईस्वी में। दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार चीन में हुआ था। दिशा सूचक का यंत्र जो आविष्कार हुआ था वो कहाँ हुआ था? चीन में। चीन के लोगों ने ही सर्वप्रथम यह पता लगाया कि वर्ष में 365 या 1/4 दिन होते हैं। देखिए कितने अच्छे लोग, सभी देशों ने कुछ न कुछ किया ही था। सभी लोगों को पता लगाने से ही आज पूरा ये दुनिया चल रहा है। पेय पदार्थ के रूप में चाय का सर्वप्रथम प्रयोग चीन में ही प्रारंभ हुआ था। जो अभी हम लोग चाय पी रहे हैं उसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? चीन में ही हुआ था। अब आते हैं दूसरे सभ्यता की ओर। अब आते हैं हम यूनान की सभ्यता की ओर। तो यूनान की सभ्यता भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए, यूनान की सभ्यता ने क्या क्या खोजें की थी। यूनान की सभ्यता को यूरोपीय सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। क्या माना जाता है? यूरोपीय सभ्यता का उद्गम स्थल। क्रीट की सभ्यता प्राचीन यूनानी सभ्यता की जननी कहा जाता है। क्रीट की जो सभ्यता है वह प्राचीन यूनानी सभ्यता की जननी कही जाती है। क्रीट की राजधानी नौसास थी। क्या थी क्रीट की राजधानी? नौसास। 1200 ईसा पूर्व आर्यों की डोरियन शाखा ने यूनान में प्रवेश कर वहाँ अपना प्रभुत्व जमा लिया। डोरियन शाखा जो है उन्होंने यूनान में प्रवेश कर 1200 ईसा पूर्व में अपना प्रभुत्व जमा लिया। यूनान को हेल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेल्स। इसलिए उसकी पुरानी सभ्यता हेलेनिक भी कहलाती है। यानी पुरानी सभ्यता हेलेनिक सभ्यता भी कहलाती है।
पर्वतीय प्रदेश होने के कारण यूनान छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। जैसे पर्वत वाले जगह हैं जिस कारण वहाँ छोटे छोटे राज्यों में उन्हें विभक्त कर दिया गया। विभिन्न नगर राज्यों में स्पार्टा और एथेंस अधिक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली थे। स्पार्टा सैन्य तंत्रात्मक राज्य था। स्पार्टा क्या था? सैन्य तंत्रात्मक राज्य था। एथेंस में गणतंत्रात्मक पद्धति का विकास हुआ था। एथेंस में क्या हुआ था? गणतंत्रात्मक का। एथेंस में 600 ईसा पूर्व में ही गणतांत्रिक शासन पद्धति के सफल प्रयोग हो चुके थे। यहाँ मतलब सबसे पहले प्रयोग यही हुए थे गणतांत्रिक शासन का। 490 ईसा पूर्व में फारस के राजा ने यूनान पर आक्रमण कर दिया था और फलतः दोनों पक्षों में युद्ध शुरू हो गया जो 448 ईसा पूर्व तक चला था। यह युद्ध पेरिक्लीज 469 ईसा पूर्व से 429 ईसा पूर्व के बीच का युग यूनान के इतिहास में स्वर्ण युग था। क्या था? इनके के बीच में स्वर्ण युग था, जिस युग में महान कवि होमर ने अपने 2 महाकाव्य इलिड तथा ओडिसी की रचना की थी, जिस उसे होमर युग कहा जाता था। कौन सा युग कहा जाता था? होमर युग। सिकंदर कालीन युग को हेलेनिस्टिक युग कहा जाता है। सिकंदर मैसेडोनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। अरस्तु ने सिकंदर को शिक्षा प्रदान की, यानी सिकंदर के गुरु कौन हो गए? अरस्तु। भारत पर आक्रमण के क्रम में 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने राजा पोरस को हराया था। किसको हराया था? राजा पोरस को। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु प्राचीन यूनान के प्रमुख विचारक और दार्शनिक थे। तो आज इस वीडियो में हमने आपको चीन की सभ्यता और यूनान की सभ्यता कंप्लीट करा चुकी हैं। आगे एक और सभ्यता है रोम की सभ्यता, जो कि अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। तो आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।